हेलो, कैसे हो आप लोग। कल हम पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, एक्यूट एंगल। और आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मेरा होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब ये इस लाइन पे मेरा 180 डिग्री है, तो इधर से ही मैं 180 डिग्री को पूरा कर लूँगा, तो ये कंप्लीट एंगल मेरा 360 डिग्री का बन जाएगा। यानी कि 180 और 180 मिला के 360 मिल जाएगा, और इसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। ये यहाँ मेरा सेंटर था और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया इस एंगल को, तो ये मेरा 360 डिग्री का बन गया एंगल। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेरे होते हैं पूरक कोण, हिंदी में कहते हैं ना पूरक कोण। उसका जो दो एंगलों का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इसमें देखो, कोणों की माप व योग 90 डिग्री हो, यानी कि दो एंगलों का सम यदि 90 डिग्री होगा तो उसे कहते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। जैसे कि ये ये यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया, ये एंगल मेरा अल्फा है और ये एंगल मेरा बीटा है। तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा मेरा, वो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अगर ये 60 डिग्री था अल्फा का मान, तो बीटा का मान क्या होगा? बीटा का मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। यदि दो एंगलों का सम 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होगा। 90 डिग्री तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होगा 180 डिग्री। यानी कि इसका मतलब ये है, ये लाइन है मेरी, इस पे मैंने अगर ये एंगल ड्रॉ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम अगर मेरा 180 डिग्री होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल मेरा बीटा मान लिया जाए। तो ये एंगल अल्फा का मान मैंने 120 डिग्री लिया, 120 डिग्री, तो बीटा क्या होगा मेरा? बीटा होगा मेरा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगलों का सम मेरा 180 डिग्री होता है। तो 120 प्लस 60 180 डिग्री। तो ऐसे ही इन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है मेरा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है मेरा? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है मेरा, ये मेरा एक वर्टेक्स है, ये मेरी कॉमन लाइन है, यानी कि उपनिष्ठ भुजा है मेरी ये। ठीक है। इस वर्टेक्स से मैंने ये एंगल खींचा, ये अल्फा है मेरा, और इसी वर्टेक्स से मैंने दूसरा एंगल खींचा, ठीक है, ये मेरा बीटा है। तो कहने का मतलब ये है कि एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब यानी कि पास वाला एंगल, एक ही लाइन से, एक ही वर्टेक्स से, यानी कि वर्टेक्स यानी कि ये जो होता है इसे वर्टेक्स कहते हैं, मतलब शीर्ष, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का एक ही शीर्ष, यानी कि एक शीर्ष। ठीक है। तो और एक कॉमन भुजा, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, शीर्ष एक ही बिंदु, यानी कि ये वर्टेक्स जो है एक ही हो, उनकी एक उपनिष्ठ भुजा हो, कॉमन आर्म, यानी कि कॉमन भुजा है, कॉमन आर्म, इन दोनों की कॉमन आर्म क्या है? ये वाली है, ओ क्यूब। ठीक है। और एक एंगल की दूसरी भुजा अवनिष्ठ भुजा के एक और दूसरे एंगल की दूसरी भुजा अवनिष्ठ भुजा की दूसरी ओर हो। इसका कहने का मतलब मैंने जो बोला वही है कि देखिए उपनिष्ठ भुजा है और ये वाला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से दो एंगल्स, एक ये वाला अल्फा और ये बीटा वाला, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है। चलते हैं आगे, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब है, एक मेरी ये साइड है ये, ठीक है, एक साइड है, इस पे मैं जो है ये एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल मेरा अल्फा होगा, ये एंगल मेरा बीटा है। ठीक है।
तो इन दोनों एंगलों का सम जो मेरा पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल, इन दोनों एंगलों का सम मेरा जो होगा ये होगा मेरा 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखो, दो आसन कोणों यानी कि एडजेसेंट एंगल, जो मैंने पहले पीछे बताया था, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जो बराबर वाली साइड के एंगल, बराबर बराबर वाले एंगल हो, एक तरफ के एंगल, यानी कि इस साइड के दूसरा साइड वाला एंगल होगा, इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दोनों एंगलों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, यानी कि ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री का होता है ये मेरा लीनियर पेयर, रेखीय युग्म कोण। इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल्स को। तो ये देखो यहाँ पे पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर मैंने क्या मानना था, अल्फा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये वाला क्यू ओ आर, ये एंगल क्या है मेरा, बीटा। ठीक है, ये मेरा बीटा है। तो दोनों को मिला क्या होगा, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ऊपर है। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है मेरा, पांचवा पॉइंट कहता है मेरा वर्टेक्स अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है मेरा, देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को जो काटती है ना, तो इनका जो बीच का एंगल होता है, ये वाला एंगल, सामने वाला एंगल इसके जो होगा वो बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली रे, मेरी ये वाली रे और ये वाली रे मिला के जो वर्टेक्स पे जो एंगल बना रहा है, तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल ये वाला बना मेरा, तो ये बराबर होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट, इसका जो वर्टेक्स है ये वाला वर्टेक्स, इसके अपोजिट एंगल जो है मेरा बराबर होता है, तो ये भी बीटा होगा मेरा। ठीक है, कहने का मतलब ये है वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट यानी कि शीर्षा भूमिक कोण, हिंदी में कहते हैं शीर्षा भूमिक कोण। ठीक है, तो ये है एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ ए ओ ओ, एंगल ए ओ डी के। ठीक है, देखो एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी शीर्षा भूमिक कोण का एक युग्म है। इसका मतलब कहने का यह है एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के। ठीक है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षा भूमिक कोण समान होता है। मैंने ये वाली लाइन जो यहाँ पे लिखी है नोट के रूप में, ये मैंने बता दिया है आपको कि ये जो हमारी लाइन काटती है एक दूसरे को, तो जो इससे हमारे शीर्षा भूमिक कोण एंगल बनते हैं वे समान होते हैं। जैसे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, और एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ये वाला। और ये वाला एंगल अगर देखेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यानी कि बीटा की बात हो रही है, और एंगल बी ओ डी यानी कि ये भी बीटा है, तो बराबर बीटा। तो पता लग गया हमें कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ये वाली रेखा इस वाली रेखा पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो इसे कहेंगे हम ए बी
और सी डी एक दूसरे के लंबवत है। ए बी और सी डी, ए बी ए बी और सी डी एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी। जो सी डी है ये मेरे परपेंडिकुलर किस वाली भुजा पे है, इस वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये वाली ए बी है, इस पे परपेंडिकुलर डला हुआ है सी डी यानी 90 डिग्री। ठीक है। सातवें पॉइंट क्या कहता है मेरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर हम दूसरी एक भुजा हमारी कोई उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जैसे कि ये है मेरी एक साइड है ए बी, इस पे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ अगर, तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा पर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अगर ये पूरी लेंथ मेरी ए बी 2x थी तो ये बराबर बराबर बढ़ गई जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे खींच दिया ए बी पे, तो ये x हो गई, डी बी की लंबाई x हो गई और ए डी की लंबाई भी x हो गई। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो सी डी ए बी का लमसमद्वि भाजक है। जो सी डी है, ये सी डी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं हम, ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मेरा सी डी है। ठीक है। तो ये किस पे परपेंडिकुलर है? ए बी वाली भुजा पे। ए बी भुजा ए बी वाली भुजा पे ही तो डला हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी। तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है ये देखो। ये भुजा मेरी ए और बी है, तो मैंने इस पे ए बी पे मैंने जो परपेंडिकुलर डाला, मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। परपेंडिकुलर मेरा दो भुजा में नहीं डिवाइड करेगा सामने वाली भुजा को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका रूल होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कि ये जो होता है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो इसमें परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस होता है मेरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हम इस वाले पेज में क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा और जानने के लिए हम यहाँ पे स्लाइड देखते हैं। जैसे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब समद्विभाजक बोलते हैं हम हिंदी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो अंतः बिंदु से समदूरस्थ होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है जैसे कि ये ए बी मेरी भुजा है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये सी डी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ए बी पे, इसने मेरी जो भुजा है ये दो बराबर भागों में बांट दी। ठीक है। देखो ए सी बी और ए सी दो बराबर भागों में बट गई। और जब जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो मेरी लंबवत दूरी होती है वह समान होती है। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली देखो, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई यहाँ तक की ये बराबर होगी, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरम होती है कि अगर हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है और दो अंतः बिंदु से समदूरस्थ यानी कि इक्वल डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा। यहाँ आप मानो कि इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर भागों में जो हमारी सामने वाली भुजा बटी है, ऐसे ही हमारे जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, और इस पॉइंट से इस दूर तक की दूरी होगी वो समान होगी। ठीक है। जैसे कि देखो ए पी बराबर है मेरा पी बी के, ए पी बराबर पी बी। ठीक है। और ये वाली जब इस पॉइंट से मैंने यहाँ तक की लाइन जो परपेंडिकुलर पे डाली, परपेंडिकुलर के साथ मिलाई, और ये वाली यहाँ पे, तो ये बराबर है ए क्यू बराबर है मेरी बी क्यू के, ए क्यू बराबर बी क्यू के। ऐसा ही मतलब कहने का मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है मेरा, ये इससे जो ये हर पॉइंट से लंबवत दूरी इसकी समान होती है। ठीक है। इसकी जो भी ये मतलब ये दूरी होती है ना, ये इक्वल होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अगर मैं यहाँ से भी इसे आगे बढ़ा के, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट और खींचूँ, यहाँ से इसे आगे, इस वाले को लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ,
ठीक है। और मैं यहाँ से एक और यहाँ पे मिला दूँ इसे, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली मिला दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले डिस्टेंस भी मेरे इस डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो इक्वल डिस्टेंस होती है, यानी कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है मेरी दूरी समान पॉइंट की, ठीक है। चलिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर जो मेरा एंगल होता है उसे दो भागों में बांट देता है। जैसे कि ये मेरा एंगल, अगर मेरा पूरा एंगल ये 2 अल्फा है, ये एंगल मेरा पूरा 2 अल्फा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा अल्फा हो जाएगा और ये वाला एंगल मेरा इधर वाला ये भी अल्फा हो जाएगा। यानी कि इस 2 अल्फा को बराबर भागों में बांट दिया इसने, अल्फा अल्फा में। देखिए ऐसे, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो दोबारा से, ये लाइन थी यहाँ पे और ये एंगल था यहाँ पे और ये नीचे ये वाला एंगल। यानी कि अगर ये एंगल पूरा, ये पूरा 2 अल्फा है, पूरा 2 अल्फा, यानी कि ये एंगल पूरा 2 अल्फा है। ए इसे मान लेते ए, इसे मान लेते ओ, इसे मान लेते बी, बी पॉइंट, ठीक है। अगर मेरा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर किसके है? 2 अल्फा के। अगर एंगल ए ओ बी बराबर है 2 अल्फा के, तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि ये एंगल को बराबर भागों में बांट देता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा अल्फा और ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इस 2 अल्फा को, इस पूरे एंगल को अल्फा अल्फा में तोड़ दिया इसने, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है मेरा, ठीक है। यदि एक रेखा किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटे तो वह रेखा अर्धक, रेखा अर्धक हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है। इसे एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है। इसका भी ये होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, जो हमारा वो ये था ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है और ऊपर क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या था? उस जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा हुआ था वो भी जो पॉइंट होते हैं उससे वे भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी कि यहाँ पे खींचा हुआ है तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा मेरा, ठीक है। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होगा? ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। देखो यहाँ पे देखो नोट, और एंगल बाइसेक्टर पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो मेरा बीच वाली ये लाइन जा रही है ना, ये बीच वाली, ये वाली बीच वाली, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। ये मेरा इसे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बराबर भागों में बांट दिया इसने, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे क्यू एक्स और ये पी एक्स है, इन दोनों भुजाओं की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है दोनों साइड से, यानी कि दोनों साइड से लंब दूरी सॉरी, दोनों साइड से समान दूरी पर होता है। ऐसे ही ये वाला, ये भी समान दूरी पर होगा, ये भी समान दूरी पर होगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब है क्यू एक्स बराबर पी एक्स के हो गया, फिर पी एक्स बराबर क्यू एक्स के, और ये आर वाई बराबर एस वाई के, आर वाई बराबर एस वाई के हो गया, ठीक है। यानी कि अगर एंगल बाइसेक्टर खींच ड्रॉ किया ना हमने, तो एंगलों को तो बराबर भागों में बांटा ही बांटा इसने, ठीक है। और जो जो हमारी जो ये दो भुजाओं से समान दूरी होगी ना, दो भुजाओं से ये हमने इस भुजा पे ये डालना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इक्वल डिस्टेंस होगी इनकी, इस वाले की और इस वाले की इक्वल डिस्टेंस होगी। ऐसे ही इस वाले की इस वाले की इक्वल डिस्टेंस होगी। अगर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी, ये भी बराबर 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 होगी। यानी कि जितने भी हम एंगल बाइसेक्टर से दूरी होते हुए समान इक्वल होती है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कैसे होती है मेरी? देखिए ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींच दी, तिर्यक रेखा खींच दी यहाँ पे, इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। जो
हमारी तिर्यक रेखा होती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो दो पैरेलल रेखाओं के बीच में से निकल के जाती है काटती हुई, जिसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, इसे कहते हैं हम कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये वाला संगत कोण, पिछली वाली सेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो पिछला सेशन देख सकता है। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ऐसे ही है, यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग अल्फा है तो यहाँ पे अगर मेरा बीटा है, बीटा, तो यहाँ भी बीटा होगा मेरा, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे कोरोस्पोंडिंग एंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसने दिया हुआ है ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, थोड़ा मैंने आपको बता दिया ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में क्या होता है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ये दो पैरेलल लाइन है मेरी, ए बी और सी डी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरा ये है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल वन, एंगल वन। अगर मेरा एंगल वन बराबर है एंगल थ्री के, ये अब क्या हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ाया था ना मैंने अभी पीछे आपको, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल एक बराबर, एंगल एक बराबर किसके हो गया, एंगल थ्री के। ऐसे ही ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल दो बराबर एंगल चार के हो गया, एंगल दो बराबर एंगल चार के, ठीक है। और ऐसे ही देखो यहाँ पे जो एंगल एक है ये एंगल पाँच के बराबर है, एंगल एक जो है एंगल पाँच के बराबर है। कैसे कैसे है? क्योंकि ये जो है मेरा संगत कोण है, क्रोस्पोंडिंग एंगल है, क्रोस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल एक बराबर क्या हुआ, एंगल पाँच के, ये मेरा क्रोस्पोंडिंग एंगल हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये मेरा एंगल चार बराबर होगा एंगल आठ के, ठीक है। एंगल चार एंगल आठ के भी क्रोस्पोंडिंग एंगल है। और एंगल तीन बराबर होगा किसके, एंगल छः के, एंगल सात के, सॉरी एंगल सात के, क्योंकि ये इसका क्रोस्पोंडिंग एंगल ये वाला है। कहने का मतलब है सेम सिचुएशन, देखो सेम सिचुएशन, अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा, यानी कि समान समान जगह पे, जिसे कहते हैं क्रोस्पोंडिंग एंगल, समान जगह पे। अगर ये यहाँ पे तो समान जगह पे दूसरा जो दूसरा एंगल होगा सेम सिचुएशन में तो सब इक्वल होते हैं। जैसे कि ये इस सिचुएशन में देखो एंगल चार, तो ऐसी सिचुएशन कहाँ बनी हुई है, नीचे बनी हुई है एंगल आठ, तो ये बराबर होंगे। ऐसे ही एंगल तीन एंगल सात के बराबर, सेम सिचुएशन। ऐसे ही एंगल दो एंगल छः के बराबर होगा सेम सिचुएशन में, ठीक है। और एक एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, जो मेरे बाहर बाहर वाले एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये मेरा देखो ये एक्सटीरियर एंगल है दो, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल दो किसके बराबर होगा, एंगल आठ के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल एक्सटीरियर है, यानी कि बाहर की साइड है, बाहर की साइड, तो ये भी बाहर की साइड है। और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं हम जो अंदर की साइड होते हैं, ठीक है। अंदर की साइड क्या है मेरा, अंदर की साइड मेरा एंगल चार है, एंगल चार मेरा अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इसे इंटीरियर एंगल कहेंगे। ऐसे ही मेरा एंगल पाँच, एंगल पाँच ही मेरा अंदर की साइड है। इन दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इन दोनों के अंदर की तरफ है ये एंगल, इसलिए ये इंटीरियर एंगल है। और इन पैरेलल लाइन के बाहर जो मेरे एंगल होंगे वे होंगे मेरे एक्सटीरियर एंगल, और जो इस पैरेलल लाइन के अंदर होंगे अंदरली साइड, मतलब यहाँ पे, वे है मेरे इंटीरियर एंगल। देखो अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल के बारे में बात हुई है। यहाँ पे अंतःकोण, हिंदी में कहते हैं अंतःकोण। तो क्या होगा मेरा, इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल है, एंगल चार है, तो एंगल चार आ गया, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, क्या एंगल पाँच है, तो एंगल पाँच आ गया, ठीक है। एंगल तीन भी इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, तो ये एंगल तीन आ गया। तो बचा क्या, एंगल छः, तो एंगल छः भी इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल, इन्हें कहेंगे हम इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया मैंने बताया था, दो पैरेलल लाइन के जो बाहर के एंगल होंगे सारे वे होंगे मेरे एक्सटीरियर एंगल। एंगल दो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल दो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल सात बाहर है दोनों लाइन से एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल सात एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल आठ भी बाहर है मेरे दोनों लाइन से, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा आठ। तो एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जो एंगल चार है,
ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5। अगर मैं यहाँ पे देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, इनका सम जो होगा मेरे 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये एंगल 4 जो है मेरा और एंगल 5, इन दोनों का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं जो पॉइंट लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये वाले तो मैंने आपको समझा दिया, एक्सट्रा एंगल और इंटर एंगल के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो होता है 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मैंने बताया आपको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था आपको अभी। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताया इन्होंने, संगत कोण जो एक सेम सिचुएशन में होते हैं वे होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल 2, ठीक है, एंगल 2, कहाँ एंगल 2, ये रहा एंगल 2। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर। मैंने बताया था एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, हमने सेम सिचुएशन में जो होगा ना एंगल वो बराबर होगा। तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 4 पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि 4 पेयर बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। तो ऐसे ही देख एंगल 1, जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर है सेम सिचुएशन में। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है, यानी कि ये जो सिचुएशन सेम सिचुएशन में है एंगल 3 और एंगल 7। ठीक है, तो ये होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है सेम सिचुएशन में। देखो सेम सिचुएशन है बिल्कुल नीचे की साइड। तो ये भी मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब कैसा होता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट में होता है मेरा, जैसे कि देखो ये मेरा जेड देखा होगा आपने, जेड, जेड। अल्टरनेट का मतलब होता है ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल मेरा ए है तो ये एंगल भी मेरा ए होगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ए अल्टरनेट एंगल होता है मेरा। ठीक है, तो जैसे जहाँ भी जेड जेड दिखा बने तो वो अल्टरनेट एंगल होगा मेरा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब जेड देखो कहाँ पे बना हुआ है, जेड देखो मेरा कहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे यह लाइन, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाली लाइन ड्रॉ मैंने ग्रीन कलर से जो लाइन ड्रॉ की है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ये जड़ बनाना जड़। देखो ये जड़ बन चुका है मेरा यहाँ पे। तो जड़ बना, मैंने अभी बोला था जड़ में ये इंटर एंगल, ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल 3 है, जड़ बना हुआ है देखो यहाँ पे। तो एंगल 3, ये एंगल 3, ये एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा देखो एंगल 3 एंगल 5 के पेयर, यानी कि एक पेयर बन गया मेरा इसका, एंगल 3 एंगल 5 है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले में, इस वाले में देखो इस यहाँ भी एक पेयर बनेगा मेरा। देखो यहाँ से देखो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन जो येलो येलो जा रही है ना, ये देखो यहाँ येलो येलो वाले को देखो इस बार, येलो कलर। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा, ये भी जेड बना मेरा। देखो यहाँ पे ये देखो जेड, ये भी जेड है, ये भी मेरा जेड का ही रूप है। ठीक है, जेड है मेरा, उल्टा जेड बना दिया, जेड बनना चाहिए बस, कैसे बनाओ जेड। ठीक है, तो ये वाला एंगल देखो यहाँ पे, ये अगर ये जेड बना तो ये वाला एंगल 4, एंगल 4 इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, तो इसके बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 6 के 4 बराबर एंगल 6 के। तो ये रहा एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 का एक पेयर बन गया मेरा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा है इसने, 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो मैंने अभी आपको बता दिया वही बता रहा है ये भी घुमा फिरा के। देखो देखो यहाँ पे समांतर रेखाओं के तिर्यक, यानी कि तिर्यक यानी कि ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ मैंने ट्रांसमिशन लाइन खींच दी, मैंने 2 पैरेलल लाइन है मेरे ए बी और सी डी। यहाँ पे मैंने पी क्यू ट्रांसमिशन लाइन खींच दी। यहाँ पे देखो पी क्यू तिर्यक है और ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें क्या बोला, 2 पेयर एकांतर बाह्य कोण, एकांतर एक्सटीरियर एंगल, एकांतर एक्सटीरियर एंगल। जो एकांतर एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या बताया था, बाहर के एंगल जो बाहर की साइड के होंगे, यानी कि ये 2 बराबर किसके 8 के, बाहर की तरफ है ना, तो पैरेलल लाइन से बाहर की तरफ है, 2 बराबर 8 के हो गया। ऐसे ही 1 बराबर किसके हो जाएगा, 7 के हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ है। देखो ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो आज हमने सीखा एंगल्स के बारे में, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल,
और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में और परपेंडिकुलर के बारे में और एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ऐसे ही हम अगले सेशन में सीखेंगे कुछ और नया। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।